अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कोर्सेज भी दस्तयाब हो जाएंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको उर्दू के किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। मैंने खुद इसका हिंदी ज़बान से तर्जुमा करके आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे इस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि भाषा का अधिगम और अर्जन। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों की पेडागोगी में इस टॉपिक से सवाल हर साल 2 से 3 पूछे जाते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने इस क्लास का उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन करने का फ़ैसला किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का सिला यही है कि इसको आप लोग फैला दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़बान क्या होता है ये जान लेते हैं। भाषा यानी कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो अपने ख़यालात व एहसासात, तजर्बात व जज्बात को बातचीत के ढांचे में डालकर बोलने के तरीके को ज़बान कहते हैं। यानी कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे फीलिंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जब हम लोग बातचीत का ढांचा बनाकर और उसको किसी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, तो जो मीडियम होता है उसी को हम लोग ज़बान कहते हैं। यानी कि अपने भावों, विचारों, एहसासातों और भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है वही क्या है, ज़बान है। आसान ज़बान में कहें तो विचारों के आदान प्रदान करने का ज़रिया ज़बान यानी कि लैंग्वेज भाषा है। तो भाषा क्या होता है आपने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे ज़बान से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स से हर साल सवालात बनते हैं। कैसे सवालात बनते हैं उनको मैं आपको अगली वीडियोज़ में MCQs में बता दूंगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इन सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया तो अगली वीडियोज़ के MCQs आप लोग खुद से कर लेंगे। पहला पॉइंट इसमें यह कहा जा रहा है कि ज़बान एक हासिल शुदा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ तजर्बा के ज़रिए हासिल की जा सकती है। यानी कि जो भाषा है वो एक अर्जित संपत्ति है, एक अर्जित गुण है। और ये कैसे हासिल होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के ज़रिए ही प्राप्त की जा सकती है। और ये सिर्फ तबादले ख्याल के ज़रिए मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ज़बान को कैसे पाएंगे, आप विचारों का आदान प्रदान किए बिना आप बोलना और ज़बान को नहीं सीख सकते हैं। यानी कि ये जो ज़बान है ये हमारा अर्जित गुण है और ये अनुभव के द्वारा और विचारों के आदान प्रदान के ज़रिए सीखी जाती है। और ये आबाई नहीं है। आबाई नहीं है मतलब इसका संबंध वंशानुक्रम से नहीं है, इसका हेरिडिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। हम खुद से इस चीज़ को हासिल करते हैं। तो ज़बान एक हासिल शुदा प्रॉपर्टी है, आपने जान लिया। दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पॉइंट पे वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी बेस्ड है। यानी कि वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वो बस यही एक लाइन है। अपने उस सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा, वाइगोस्की ने यही तो कहा कि बच्चा किसी भी चीज़ को समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़बान एक मुआशरती और रिवायती शय है। यानी कि ज़बान को हम लोग मुआशरे के प्रति इंटरेक्शन करके उसमें अंतःक्रिया करके ही ज़बान को सीखते हैं। और ये एक सांस्कृतिक यानी कि रिवायती चीज़ है। तो यहाँ पे देखा आपने, इसी एक पॉइंट में आपने वाइगोस्की की थ्योरी भी पढ़ ली। उनका भी कहना यही है कि ज़बान सीखना हो या फिर कोई भी चीज़ सीखना हो समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि ज़बान तकलीद के ज़रिए सीखी जाती है। इससे सवाल कई बार पूछे गए कि ज़बान
बच्चा कैसे सीखता है? ऑप्शन में आपको नकल करना दे देगा और फिर मेहनत करके सीखना या फिर और सारे ऑप्शन दे देंगे। तो याद रखना दोस्तों, ज़बान जो है वो तकलीद के ज़रिए, तकलीद को ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉलो करना, यानी कि अनुकरण करना, नकल करना। तो ज़बान हम लोग नकल के ज़रिए सीखते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब वो परिवार में रहता है, फैमिली में रहता है, तो फैमिली वालों को देखता है, जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे वो बोलना शुरू कर देता है। और जो घर पे रह के घर के लोगों की बातों को सुन के जो वो बोलना शुरू करता है, तो वो उसकी मादरी ज़बान कहलाती है। अगर उसी बच्चे को आप जंगल में छोड़ दें और वहाँ पे कोई बोलने वाला ना हो, तो उसको बोलने का ढंग नहीं आएगा। यानी कि इस बात से ये बात साबित हो रही है कि जो ज़बान का सीखना है वो अनुकरण के ज़रिए है, यानी कि ज़बान हम लोग नकल करके सीखते हैं। अगला पॉइंट है कि ज़बान में मुस्तकिल तब्दीली आ रही है, यानी यह मुतगय्यर है। जी हाँ दोस्तों, ज़बान अपना स्वरूप हर बार बदलती रहती है। और एक बच्चे में भी देखें तो उसमें भी ज़बान का जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। अगर वो छोटा है तो उसके पास शब्द भंडार कम होते हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका अनुभव बढ़ता है, उसके माइंड में लैंग्वेज के बहुत सारे वोकैब आ जाते हैं। यानी कि ये मुस्तकिल तौर पर जो ज़बान है वो चेंज होती रहती है। हर ज़बान का अपना एक निज़ाम होता है जो अपनी शक्ल ज़ाहिर करता है, जैसे आवाज़ की शक्ल, जुमला मानी की शक्ल, हरूफ तहज्जी लफ्ज़ की शक्ल, जुमला साख्त माना खेज इस्तेमाल। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लैंग्वेज होती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं, उसके अपने नियम होते हैं और वो उन्हीं नियम के ज़रिए चलती है। जैसे कि उस ज़बान में आवाज़ की शक्ल कैसी होगी, जुमला कैसा होगा, कोई भी जुमला है तो उसकी मानी कैसी होगी, हरूफ तहज्जी भी प्रत्येक ज़बान की अलग अलग होती है। जो अल्फ़ाबेट जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड माला, वो सब में अलग अलग होते हैं और वो उनकी अपनी एक अलग साख्त होती है। यानी कि हर ज़बान का अपना अपना एक निज़ाम होता है। कहने का मतलब ये है। अब हम लोग ज़बान से मुतल्लिक़ कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ज़बान जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न है। जी हाँ दोस्तों, ज़बान लगातार प्रोग्रेस कर रही है, तरक्की कर रही है और हर ज़बान की अपनी रस्मुल ख़त होती है। रस्मुल ख़त मतलब होता है लिपि। हर ज़बान की अपनी लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेज़ी की रोमन है। उसी तरह उर्दू की फ़ारसी है। तो सभी ज़बान की अपनी एक रस्मुल ख़त होती है। ज़बान का ताल्लुक़ सक़ाफ़त और तहज़ीब से है। वही बात वाइगोस्की वाली फिर से आ रही है कि ज़बान का जो ताल्लुक़ है वो संस्कृति से है और परंपराओं से है। नीज़ ज़बान का भी एक दायरा है। ज़बान के भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ज़बान से मुतालिक हमने कुछ अहम पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसी पे आधारित कुछ MCQs को भी हम लोग अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़बान का जो हुसूल होता है वो क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन किसे कहते हैं, भाषा का अर्जन किसे कहते हैं। तो ज़बान के हुसूल का मतलब क्या है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है। थोड़ा सा जो लफ्ज़ हैं वो इधर उधर हैं, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी ज़बान को हासिल करना अपनी कोशिशों से, वही क्या कहलाता है, ज़बान का हुसूल, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन करता है। कोई भी हम लोग कोशिश करते हैं ज़बान को सीखने के लिए, तो वही क्या है, हमारा अर्जन है, भाषा अर्जन कहलाता है। यानी कि जो ज़बान है ये एक हासिल शुदा असासा, यानी कि अर्जित किया गया एक गुण है। तो कोई भी प्रयास जो हम लोग ज़बान को सीखने के लिए करते हैं वही भाषा अर्जन कहलाता है। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल में लोगों को सुनता है और उसे लिखते हुए देखता है, वो नकल करते हुए सीखने की कोशिश करता है। उसी तरह जब हम लोग नकल करके किसी भी व्यक्ति की ज़बान को सीखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा हो जाता है भाषा अर्जन। ठीक है, यानी यहाँ से एक बहुत अहम बात समझ में आ गई कि ज़बान नकल के ज़रिए हासिल की जाती है। बात याद रखिएगा, ज़बान कैसे सीखी जाती है, नकल के ज़रिए, अनुकरण करके, समाज के प्रति अनुक्रिया करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चौमस्की के मुताबिक यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों ज़बानों में अक्सर पूछा जाता है। चौमस्की से रिलेटेड इसी जो कोटेशन से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं।
चौमस्की के मुताबिक ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे अपने माहौल से ज़बान हासिल करते हैं, उनके पास ज़बान के हुसूल की फितरी हिकमत अमली है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो समाज से ज़बान सीखते हैं, और जो बच्चों का ज़बान सीखने का जो हुनर होता है, जो भाषा अर्जित करने का जो गुण होता है बच्चों का, वो जन्मजात होता है, यानी कि उनकी फितरत में होता है ज़बान सीखना। उनको सिखाना नहीं पड़ता कि बच्चे ये सीखो, बल्कि बच्चे फितरी तौर पर सीख लेते हैं। यानी चौमस्की के मुताबिक बच्चों का ज़बान सीखना फितरी अमल है। अगर आपसे पूछ दे ज़बान सीखना एक फितरी अमल है या फिर भाषा का अर्जन बच्चों में जन्मजात होता है, ये किसका कथन है, तो आपका आंसर होना चाहिए चौमस्की का है। ज़बान का हुसूल एक लाशऊरी अमल है। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिए, ज़बान का जो अर्जन है वो एक लाशऊरी है। हम जानते भी नहीं है, लेकिन हम ज़बान को सीखते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, आप ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ भी आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप ज़बान को सीख रहे होते हैं। तो ज़बान के उसूल का मतलब आपने समझ लिया होगा, ज़बान को फितरी तौर पर सीखना, और जो कोशिश हम लोग करते हैं सीखने के लिए, उसी को हम लोग ज़बान का हुसूल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, हिंदी में भाषा अर्जन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाषा अधिगम की। ठीक है, तो भाषा अधिगम क्या होता है, उसको जानने से पहले मैं भाषा अर्जन से संबंधित दो और कथन आपको बता दूं कि लिसानी काबिलियत जो है एक हुनर है जो हासिल की जाती है। वही बात फिर कि जो बोलने की जो सलाहियत है वो एक कौशल है, और ये हम लोग क्या करते हैं, खुद से हासिल करते हैं, कमाते हैं। ये एक कमाई का अमल है, और एक बच्चे की पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो ज़बान को हुसूल करने का जो प्रोसेस है, अमल है, वो शुरू कर देता है। ज़बान के हुसूल में प्रैक्टिस यानी कि जो मश्क है, जो हम लोग अभ्यास जिसको कहते हैं, उसका बहुत ही अहम किरदार है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, किसी से बात करेंगे, उसके सामने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा ज़बान आएगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे ज़बान के लिए भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो सकते हैं। ज़बान के उसूल के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़बान सीखता है, जो उसकी मादरी ज़बान होती है। जब बच्चा भाषा का अर्जन कर लेता है, तो उसी भाषा के अर्जन करने के दौरान ही बच्चा क्या करता है, अपनी पहली ज़बान सीखता है, और उस पहली ज़बान को हम लोग मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो ज़बान जो बच्चा अपने माँ बाप की मदद से सीखता है उसको क्या कहते हैं, या फिर क्वेश्चन बदल कैसे पूछ दे कि मातृभाषा बच्चा कैसे सीखता है, तो परिवार के साथ, परिवार को सुन के, परिवार की नकल करके बच्चा मातृभाषा यानी कि मादरी ज़बान को सीखता है। तो हमने जो भाषा अर्जन था वो जान लिया। भाषा अधिगम की बात करते हैं, ज़बान सीखने के अमल की। तो यहाँ पे गेट्स का एक कथन देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं अधिगम के संदर्भ में। अधिगम का यहाँ पे ट्रांसलेटर गूगल ने कर दिया है हासिल, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी आप इसको सीखना या फिर अधिगम ध्यान में रखिएगा। गेट्स ये कह रहे हैं कि तजर्बात के जरिए अमली तौर पर लाना ही हासिल है, यानी कि प्रशिक्षण या फिर अनुभव के द्वारा जो हम लोग काम करते हैं वही क्या है, हमारा अधिगम है। ये गेट्स की परिभाषा है। कभी कभार पूछ सकता है कि अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन क्या होता है, तो वो होता है अधिगम। याद रखिएगा। पावलोव ने भी यहाँ पे अधिगम की परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा, पावलोव ने ये कहा कि काबिल तकलीद अमल के नतीजे में ख्वाब की तश्कील ही क्या है, सीखना है, अधिगम है। अब देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ आ गया काबिल तकलीद अमल, ये है क्या, अगर हम इसको जान ले तो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी जो हमारा बाल विकास का पोर्शन है उसमें से भी एक आध दो क्वेश्चन तैयार हो सकता है। काबिल तकलीद को हम लोग कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी, आई.पी. पावलोव ने, जिनका पूरा नाम क्या था,
इवान पेट्रोविच पावलोव था और इन्होंने सन 1904 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। 1904 ईस्वी में आईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन या फिर अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत दिया, जिसका प्रयोग उन्होंने एक भूखे कुत्ते पे किया। पूछा जाता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो उन्होंने एक कुत्ते पे किया था। उन्होंने कुत्ते के साथ क्या किया, सबसे पहले कुत्ते को भूखा रखा और उसकी लार ग्रंथियों का ऑपरेशन किया और उसमें एक ट्यूब नली लगा दी और उसको प्रयोग करने वाली एक टेबल पर मेज पर बांध दिया और उसके सामने दो उद्दीपक रखे गए। एक जो उद्दीपक था वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल स्टिमुलस कह सकते हैं, और जो दूसरा उद्दीपक कुत्ते के सामने रखा गया वो स्वाभाविक उद्दीपक था, यानी कि नेचुरल उद्दीपक, जिसमें कि खाना था। अस्वाभाविक उद्दीपक में घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक में कुत्ते के सामने खाना बजाया गया और उसके मुंह में एक ट्यूब नली लगा दी गई। तो जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के सामने तुरंत खाना रख दिया जाता था। यही प्रोसेस कई बार दोहराया गया। कई दिनों तक यही प्रोसेस चलने के बाद कुत्ता घंटी और खाना से क्या हो गया, अनुकूलित हो गया और वो खाना और घंटी के एक साथ बजने पे खाने को देख के वो लार को टपकाने लगता था, जिसको कि उसके ट्यूब नली में नाप लिया जाता था। उसके बाद पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। तो खाना न होने पर भी घंटी की आवाज़ सुन के कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार टपकी जितना कि उसने खाना देख के टपकाया था। यानी कि पावलोव के इस सिद्धांत से क्या रिजल्ट निकला, नतीजा ये निकला कि जब हम लोग किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार दोहराते हैं तो वो वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो यहाँ पे आपने पूरा पावलोव जान लिया और उनका कथन यही है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमें फल मिलता है वही हमारा अधिगम होता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की। सीखने के अमल की बात करें तो सीखना जो है वो एक ज़हनी अमल है, ये एक मेंटली प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, कभी रुकेगा नहीं। आपका सीखना कभी नहीं रुकेगा जब तक आप मर न जाएं। सीखने में बच्चा पुख्तगी की तरफ बढ़ता है। जब बच्चा किसी भी चीज़ को सीखता है तो वो क्या करता है, वो मैच्योर होता जाता है। यहाँ पे वुडवर्थ का एक कथन है कि सीखना तरक्की का अमल है, सीखना तजर्बे के जरिए रवैये की तब्दीली है, यानी कि अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, सीखना है। ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कथन बता रहा हूँ, ये कथन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में भी फायदा देने वाले हैं कि अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला, यानी कि रवैये की जो तब्दीली है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, वही अधिगम है। ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तो यहाँ पे आपने सीखने से संबंधित कुछ अहम बातें देख ली। अब हम लोग बात करेंगे ज़बान की खुसूसियात की। तो ज़बान क्या है, ज़बान का जो अमल है वो ज़िंदगी भर जारी रहेगा, जीवन पर्यंत चलेगा। सीखना जो है तब्दीलियां हैं, एक फ़र्द अपने और दूसरे के तजर्बात से सबक सीखता है। जी हाँ दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान है। ज़बान क्या है, विचारों का आदान प्रदान। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो आप अपनी बात बोलेंगे, तो हम दोनों किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक फ़र्द और दूसरे फ़र्द के तजर्बात से लोग सीखते हैं, अपने सलूक, ख्यालात, ख्वाहिशात, एहसासात वगैरह को वो क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे को देते और लेते, यानी कि तब्दील करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना ही तो भाषा है और सीखना मुवाफ़क़त है, यानी कि ये एक, जैसे कहते हैं मुवाफ़क़त है, यानी कि ये एक नेचुरल जो प्रोसेस है और सीख कर कोई भी एक शख्स नए हालात में ढल सकता है। यानी कि कह सकते हैं सीखना जो है वो समाज में समायोजन करने की एक प्रक्रिया है। जब कोई बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति सीख लेता है तो वो किसी भी हालत में जाए, जब उसको बोलना आएगा तो वो हर सिचुएशन को एडजस्ट कर लेगा।
अब बात करेंगे सीखने से मुताल्लिक कुछ और अहम पॉइंट। सीखना जो है वो आफाकी है, तमाम जानवर सीखते हैं, यानी कि जो सीखना है वो दुनियावी अमल है। कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, सभी लोग सीखते हैं। और सीखना तजर्बात की तंजीम है, सीखना नए पुराने तजर्बात की तंजीम, यानी कि नए और पुराने जो हमारे विचार हैं उनको सुव्यवस्थित कर देना, यही क्या है, सीखना है। सीखना ज़ाती और मुआशरती दोनों तरह का अमल है। जी हाँ दोस्तों, सीखना जो है वो पर्सनल भी है और सामाजिक कार्य भी है। तो समाज की दृष्टि से भी सीखना अहम है और खुद अपने व्यक्तिगत दृष्टि से भी। ज़बान सीखने में ज़बान का बराह रास्त सीखना शामिल है, यानी कि ज़बान हम लोग क्या करते हैं, बराह रास्त डायरेक्टली सीखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इससे रिलेटेड कुछ अहम सवालों को जो कि MCQs होंगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर इनको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्दू का चैनल है, बहुत मेहनत से हिंदी से कंटेंट को तब्दील करके उर्दू में बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूं और फल आप लोग के हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को मोनेटाइज कराइए, कुछ जाने पहचाने लोग, उसके बाद कुछ मेरा भी भला हो। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। सीटेट और यूपीटेट आने तक मैं आपकी उर्दू की मुकम्मल तैयारी करा दूंगा और इंशाअल्लाह 26, 27, 28 या फिर 29 इस अपने आप में किसी एक नंबर को आप अपनी मार्कशीट पे ज़रूर देखेंगे। शर्त ये कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आप भी मेहनत करेंगे। तो बिल्कुल मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ और जब तक कि 8 और 22 दिसंबर तक मैं लगातार उर्दू से रिलेटेड कोर्सेज चलाता रहूँगा। और जिन लोगों ने बिहार का SSC अनुवादक का फॉर्म नहीं भरा है और वो उर्दू से ग्रेजुएट हैं, वो ज़रूर भर दें। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है और उसकी भी तैयारी हमारे इस चैनल से कराई जाएगी। और अगले साल संभावना बनती है 40,000 TGT की भर्तियां आएँ, उसमें उर्दू के भी कुछ पोस्ट होंगे जिसकी भी तैयारी हमारे इस चैनल से कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।